So we'll start with new chapter today, that is AC circuits, alternating current circuits, AC circuits basically. तो so far अगर आपको याद होगा पिछले चैप्टर्स जितने भी पिछले चैप्टर्स हमने देखे हैं अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट फॉर ट्रांसफार्मर को छोड़ के जो भी हमने टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं तो इन दैट टॉपिक्स वी हैव always connected the circuit. For example, आपके पास resistance है, you have always connected the circuit to a DC supply. But as you know, there are two types of supply that you can have. One is AC and one is DC. मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया था, मैं आपको वापस एक बार डिफरेंस बता देता हूँ AC और DC का डिफरेंस क्या है. तो what happens is, for example, हमारे पास ये एक कंडक्टर है and you already know by now when I say conductor मतलब conductor is made up of ions. So you have ions and you have free electrons. Free electrons are available for conduction, of course. तो आपको पता होगा. So in this case what happens is if you connect this conductor to a DC supply का मतलब ये होता है कि polarity of the plates does not change. पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स चेंज नहीं होता, मतलब एक प्लेट हमेशा पॉजिटिव होगा, एक हमेशा नेगेटिव होगा. या फिर यू कैन से दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा. इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इन दिस केस यू नो if you have electrons start moving from negative terminal of the battery towards पॉजिटिव टर्मिनल. तो इस केस में जो करंट मिलता है वो होता है यूनिडायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल करंट. तो व्हेन यू से डीसी डायरेक्ट करंट सप्लाई, मतलब जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है दैट इज ओनली वन डायरेक्शनल, मतलब एक प्लेट हमेशा पॉजिटिव और एक प्लेट हमेशा नेगेटिव. बेस्ट एग्जांपल इज दैट दिस बेसिक, ये जो आप सेल लाते हो, वी गो एंड बाय सेल फ्रॉम द मार्केट, कभी इसको आप देखोगे अच्छे से तो इस पे लिखा होता है वन एंड इज मार्क्ड एज पॉजिटिव एंड द अदर इज मार्क्ड एज नेगेटिव. और जिसके बाहर थोड़ा सा आप देखोगे इट इज लिटिल बल्ज्ड आउटसाइड, एक छोटा पॉइंट निकालते हैं दैट इज पॉजिटिव एंड द अदर एंड इज नेगेटिव. तो ये जो सप्लाई है, और इवन व्हेन यू कनेक्ट बैटरी उस पर अंदर लिखा होता है कि नेगेटिव कहाँ कनेक्ट करना है, पॉजिटिव कहाँ कनेक्ट करना है. तो इसका मतलब ऐसे सप्लाई में ऑफकोर्स सप्लाई किसका है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, मतलब इट इज बेसिकली हैज एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इट. और एनर्जी क्या करेगा, इट इज कैपेबल ऑफ सर्कुलेटिंग करंट. तो इन सच सोर्सेस वन प्लेट इज ऑलवेज फिक्स्ड, इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड अदर इज ऑलवेज नेगेटिव. तो ऐसे सोर्सेस को आप बोलते हो डीसी सोर्सेस. डीसी सोर्स किसका, वोल्टेज का, मतलब किसका, ईएमएफ का. डीसी सोर्स क्या सप्लाई करेगा, डीसी करंट सप्लाई करेगा. तो डीसी करंट मतलब स्टेडी करंट मतलब विच डज नॉट चेंज विद टाइम. तो व्हाट यू कैन हैव इज, जो डीसी सोर्स आपने कनेक्ट किया है, इफ यू अप्लाई अ बैटरी, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, आई हैव शोन यू अ सेल, और जो सेल है ये क्या है, ये डीसी सोर्स है. ये क्या है, डीसी सोर्स है. किसका डीसी सोर्स है, ये वोल्टेज का डीसी सोर्स है. मतलब ये करंट भी सप्लाई क्या करेगा, डीसी करंट. डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट मतलब इट डज नॉट चेंज इट्स पोलैरिटी विद टाइम, इट इज नॉर्मली कांस्टेंट. अब आप बोलोगे फिर सेल डायोड क्यों होता है. ऑफ कोर्स व्हेन यू यूज एनर्जी, व्हाट इज सेल, सेल स्टोर्स व्हाट, इट स्टोर्स एनर्जी. इट इज अ कैपेसिटर. या द कैपेसिटर, you have capacitors. If you remember electrostatics, एक प्लेट फिर दूसरा प्लेट. होता ऐसा है कि आप पॉजिटिव चार्ज को लाए, पहला पॉजिटिव चार्ज को लाने में नो वर्क इज डन, बाय नथिंग टू अपोज. फिर दूसरा चार्ज लाए तो पहले चार्ज का फील्ड ने क्या किया, अपोज किया. वर्क हैज टू बी डन. Where does this work go? Stored in the form of energy, electrostatic energy inside capacitor. अगर आपको याद होगा तो this work done appears as potential energy which is given by half CV square. तो we will not go into electrostatics, सिर्फ आइडिया पता होना चाहिए. अब कैपेसिटर डिफरेंट टाइप के भी होते हैं. You have this is called as parallel plate capacitor.
फिर आपके पास स्पेरिकल कैपेसिटर भी होता है। तो स्पेरिकल कैपेसिटर लुक्स लाइक यू हैव टू स्पीयर्स, आपके पास दो स्पीयर्स है उसमें। तो यू हैव वन कंडक्टिंग स्पीयर एंड अनदर कंडक्टिंग स्पीयर एंड दीज आर कॉन्सेंट्रिक। दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। तो आप ये करते हो, इनसाइड के स्पीयर पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करते हो। तो जब पहला पॉजिटिव चार्ज लाए तो नो वर्क इज डन, जब दूसरा लाए तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट, जब थर्ड लाए तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, जब फोर्थ लाए तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो वर्क डन होगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे फील्ड था तो चार्ज को वहां से इंफिनिटी से लाए तो वर्क डन करना पड़ेगा, एंड वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और यही एनर्जी आपके सेल में ऐसा ही स्टोर होता है। और ये एनर्जी जो स्टोर हुआ, यू कैन लेटर यूज दिस टू ऑपरेट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, जब आप मोबाइल को चार्जिंग करते हो तो यही सब हो रहा है। मोबाइल के अंदर बैटरी होता है। अभी नाउअडेज यू हैव नॉन रिमूवेबल बैटरीज, बट इन ओल्डर फोन्स यू यूज्ड टू हैव दिस बैटरीज व्हिच यू कैन रिमूव। अगर देखा होगा तो बहुत थिन ऐसा बैटरी होता है, रेक्टेंगुलर शेप्ड बैटरी होता है। उसमें क्या होता है, पैरेलल प्लेट्स। तो द आइडिया इज you are when you are charging, you are actually depositing energy here which will be used later. क्यों यूज होगा? क्योंकि आपको मोबाइल फोन ऑपरेट करना है। मतलब क्या, मोबाइल फोन में स्क्रीन होगा वो ऑपरेट करना है, स्क्रीन के साथ साथ उसके अंदर एक बोर्ड होगा, कुछ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, व्हाटएवर इट इज, इट हैज कंपोनेंट्स व्हिच यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट। मतलब विथ टाइम डेफिनेटली करंट विल डिक्रीज, होगा ना। if any one of you have used electric vehicle, you will realize this, जैसे जैसे बैटरी का चार्जिंग कम होता है उसका पिकअप कम हो जाता है, because current in the circuit goes down with time because you are using that energy. So definitely direct current में you may not get a constant current throughout, but यहाँ पे it is unidirectional. Electrons will always flow from negative to positive terminal. आपको कभी ऐसा नहीं दिखने वाला कि वो ऐसा नेगेटिव हो गया. You will never see that the current is going towards the negative axis. So such a supply, such a source of voltage, such a source of EMF is called as DC source. दूसरा भी आता है which is called as AC. तो AC source में what is to be done, और unfortunately for this year due to COVID, AC generator, how to generate AC is not there in your syllabus. तो सिर्फ आपको इमेजिन करना पड़ेगा. होता क्या है, you keep on changing polarity of the plates. ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, फिर ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, फिर ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, फिर ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा. तो ये जो प्लेट्स है, दे आर नॉट एट द फिक्स्ड polarities. You have plates which जिनका polarity is changing with time and it changes so rapidly, बहुत फास्ट होता है ये, few lakh times per second भी हो सकता है. So if the frequency is 10 power 9, तो मतलब एक सेकंड में 10 power 9 times polarity change होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. मतलब what is happening in this case, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब चलना शुरू किया था तब सामने वाला प्लेट क्या था, पॉजिटिव, फिर प्लेट क्या हो गया, नेगेटिव, दूसरा प्लेट क्या हो गया, पॉजिटिव, फिर उल्टा. What is happening? Electron is performing vibration motion to and fro, to and fro, to and fro. तो करंट भी यहाँ पे bidirectional है. So the current is not single directional, the current is bidirectional. So if you look at the graph of current here, and even voltage is bidirectional, क्योंकि voltage आप देख रहे हो, polarity is changing, positive, negative, positive, negative. So if you plot, you will see the voltage is something like this. It is a sine wave. Even current is a sine wave. So current also has positive and negative cycles. So such a supply in which the polarities of the plates does not remain same, they change with time, is called as AC supply. तो सबसे पहले डिफरेंस ये रहेगा, एक आपके पास एक सर्किट था, of course you have a circuit in which
यू हैव सम कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे कैपेसिटर भी हो सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हो सकता है, यहाँ पे इंडक्टर भी हो सकता है। व्हाट इज इंडक्टर? अभी अभी हमने देखा था इंडक्टेंस इन द लास्ट चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक वर्ड आया था इंडक्टेंस, इफ यू रिमेंबर। चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो, चाहे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, बोथ वर रिलेटेड विद अ कॉइल। तो जैसे आप जो डिवाइस रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको बोलते हो रेजिस्टर, राइट? वैसे ही जो डिवाइस इंडक्टेंस, जिसमें इंडक्टेंस होगा, मतलब जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको बोलोगे इंडक्टर। और इंडक्टर इज नॉर्मली अ कॉइल। तो इंडक्टर को हम ऐसा दिखाते हैं, दिस इज अ कॉइल। तो आपका जो गर्मी में, सॉरी ठंड में वो वाटर हीटर होता है ना, रॉड, उसमें ऐसा कॉइल होता है, तो इवन दैट इज एन इंडक्टर। Okay, so wherever you have coil with some number of turns, it will be called as inductor because EMF will be induced in that coil whenever flux linked with the coil changes. The point here is, अभी तक हमने जो कोई टॉपिक सीखे हैं इन स्पेशली रिलेटेड टू सर्किट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद होगा जो कोई भी सर्किट था उसमें रेजिस्टेंस या कुछ तो होगा, कैपेसिटर, बट ऑलवेज वन थिंग वाज देयर, आप हमेशा ऐसा दिखाते थे, राइट? मतलब यू आर कनेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस और वट एवर कंपोनेंट यू हैव, मे बी यू हैव कैपेसिटर, विथ अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट सप्लाई, डीसी सप्लाई। तो ऐसे सर्किट्स को बोलते हैं डीसी सर्किट्स। नाउ व्हाट विल चेंज इज, now this point onwards what we will do, हम इस सर्किट में कनेक्ट करेंगे एसी सप्लाई। और एसी को डिनोट करने का तरीका होता है, क्योंकि अभी वो प्लेट्स दिखाई मैंने, एंड एज आई टोल्ड यू क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम बार बार लिखते बैठेंगे क्या? नो। तो देयर इज अ सिंबल, यू ड्रॉ सर्कल और उसके अंदर एक साइन वेव दिखा दो, तो दिस इज अ सिंबल ऑफ एसी सोर्स। So you should know one basic thing, that there are two types of supply. Two types में कौन कौन से मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक है डीसी, एक है एसी। So there are two types of electricity supply, या supply of current also you can say. There are two types of electricity supply. दोनों का यूज अलग अलग जगह पे होता है। For small devices like remote control, you use DC sources. Okay, and normally DC sources, matlab cells, they are normally non-rechargeable. You just have to use and throw. So there are two types of electricity supply. Number one is DC supply. What happens in DC supply? As I told you, in this type of supply, the polarity of the plates remain fixed. In this type of supply, the polarity of the plates, इसके plates of the source remains fixed. मतलब one plate is positive with respect to other plate always. तो एक प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, दूसरे का नेगेटिव होगा हमेशा। तो ये जो प्लेट्स है इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला। नंबर टू, एसी सप्लाई। एसी सप्लाई में of course, as you know, in this type of supply, the polarity of the plates of the source keeps on changing, and they change very fast, in fact. So in this type of supply, the polarity of the plates of the source
keeps on changing, keeps on changing with time. Hence, both plates are not at fixed polarities. तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक प्लेट हमेशा पॉजिटिव है और एक प्लेट हमेशा नेगेटिव है. तो हियर द पोलैरिटीज विल कीप ऑन चेंजिंग. इसलिए इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग, बिकॉज इट इज ऑल्टरनेटिंग. पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव होगा, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव होगा, वापस चलता रहेगा, ऑल्टरनेटिंग. अब इन केस ऑफ डीसी सप्लाई, द करंट इज आल्सो डीसी, मतलब यूनिडायरेक्शनल. सो इन केस ऑफ डीसी सप्लाई, in case of DC supply, the current is unidirectional. It's one directional basically. You have a unidirectional current. And in case of AC supply, the current is bidirectional. In case of AC supply, the current is bidirectional. तो यहाँ पे ड्यूअल डायरेक्शनल करंट है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, so on so forth. Good. Of course I will go with basics. तो एकदम बेसिक्स से जाएंगे. आपको पता होना चाहिए AC सप्लाई और DC सप्लाई में डिफरेंस क्या है. एसी में वोल्टेज भी अल्टरनेटिंग है, मतलब एक हाफ साइकिल में वोल्टेज इज पॉजिटिव, अगले हाफ साइकिल में वोल्टेज इज नेगेटिव, फिर अगले हाफ साइकिल में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. अगर वोल्टेज ही अल्टरनेटिंग है तो करंट भी अल्टरनेटिंग होगा. और डीसी में क्या होता है, ऑलवेज फिक्स. वोल्टेज इज नॉन अल्टरनेटिंग तो करंट इज आल्सो नॉन अल्टरनेटिंग. तो ये पता होना चाहिए. देन नेक्स्ट टॉपिक इज एसी जनरेटर. एंड एज आई टोल्ड यू, AC generator is, how does the AC generator work is not there for this year in your course. Okay, तो सिर्फ पता होना चाहिए कि AC जनरेटर जो सिग्नल जनरेट करेगा, क्योंकि जनरेटर है ना, जनरेटर क्या करता है, जनरेट करता है. सो AC जनरेटर नाम में ही है AC जनरेटर, मतलब इट जनरेट्स सिग्नल. जैसे DC जनरेटर, तो DC जनरेटर का सिग्नल देखोगे, वोल्टेज अगेंस्ट टाइम. So in case of DC, you will get such a signal, more or less. इसको बोलते हैं steady signal, क्योंकि it is not changing with time. तो DC जब आप बात करते हो तो signal is steady, it is not changing with time. But when you talk about AC generator, the signal is varying, and the signal varies as sinusoidal wave, sine wave. तो you should know, मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ. we know that the signal generated by AC source is given by E. और याद रखना, E stands for EMF. जिनको अभी भी नहीं पता EMF क्या है, मैं बता देता हूं. आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF. तो व्हाट हैपेंस इज, ये आइडिया आया कहां से. तो यू हैव अ सर्किट, और इस सर्किट में यू हैव एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो you have external resistance in this circuit, and you have a source of EMF. मतलब source of EMF मतलब you have a battery. आपने एक सेल कनेक्ट कर दिया, सेल या फिर बैटरी, whatever you connect. अब मैं इंटेंशनली इसको ऐसा बता रहा हूं बिकॉज एज यू रिमेम्बर, मैंने अभी आपको एक सेल दिखाया था, एंड you know that a cell looks something like this. ऐसा ही होता है ना, जब आप नॉर्मल सेल लेके आते हो, it looks something like this. तो
अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस। अगर मुझे यूनिट चार्ज को, मैं यूनिट पॉजिटिव या यूनिट नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, यूनिट चार्ज, क्योंकि यूनिट चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मुझे यूनिट चार्ज को once round the complete circuit, if I want to circulate, let us say I have a unit charge, मेरे पास यूनिट चार्ज है, मे बी दिस इज पॉजिटिव, ओके, मेरे पास एक यूनिट चार्ज है, मुझे इसको, इस यूनिट चार्ज को एक बार, आई वांट टू circulate this charge once round the complete circuit. So what I want to do is I want to circulate it once round the complete circuit, right? So energy is required. So energy spent in circulating unit charge once round the complete circuit is called as EMF. Electromotive force is the energy required to circulate unit charge once round the complete circuit. अब मैं ये बार बार complete circuit क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो यूनिट चार्ज है कहां से निकलेगा, सेल के अंदर से। कोई भी सेल हो वो किसी मटेरियल से बना होगा और उस मटेरियल का खुद का रेजिस्टेंस भी होगा, राइट? तो ये जो यूनिट चार्ज है जिसने एक चक्कर कंप्लीट किया, इट हैज टू ओवरकम टू डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। एक तो सेल का खुद का रेजिस्टेंस, क्योंकि सेल इटसेल्फ मेड अप ऑफ सम मटेरियल, उसको बोलते हो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और दूसरा, इट हैज टू ओवरकम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हियर the energy is spent in overcoming internal resistance denoted by R and in overcoming external resistance denoted by capital R. So the energy spent in overcoming internal as well as external resistance once is called as EMF, right? तो EMF की जब बात करते हो तो you have to take into consideration internal resistance of the cell. What is potential difference? और उसको एक नाम भी है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब बेसिकली बुक्स में बोलते हैं the voltage that appears across the terminals of external resistance is called as terminal potential difference. But the meaning here is, वो बोलना ये चाहते हैं, what is the amount of energy spent to circulate unit charge once through external resistance? Energy spent to overcome external resistance is called as terminal potential difference. Energy spent to overcome internal plus external resistance is called as EMF. तो सेम है, सिर्फ EMF में दो रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है चार्ज को, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में ओनली वन। दैट इज व्हाई EMF इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बेसिक पता होना चाहिए। नाउ द थिंग इज, नॉर्मली हम जब सेल या बैटरी डिनोट करते हैं तो नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी राइट V, है ना? लेकिन V इज रिजर्व फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड E इज रिजर्व फॉर EMF. तो थ्रू आउट दिस चैप्टर आई विल यूज EMF, तो सोर्स ऑफ EMF डिनोटेड बाय E. अब as you know, when you plot graph of alternate EMF, मतलब alternate source of AC, so you will plot E along y-axis and time along x-axis. तो AC जनरेटर जो AC सिग्नल जनरेट करता है, और कौन सा सिग्नल, EMF, it looks like a sine wave. तो it looks like a sine wave. Good. अब क्योंकि साइन वेव है तो आपको मैथमेटिक्स तो पता ही है, साइन की वैल्यू 0, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर 0। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आती है ना साइन की, वो मैथमेटिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज +1, राइट? करेक्ट। उसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। अब यहाँ पे नॉट नेसेसरली, ऐसा नहीं है कि आपको
अल्टरनेटिंग सोर्स में हमेशा पीक मिलेगा 1, यू मे हैव 5, यू मे हैव 10, यू मे हैव 20, यू मे हैव 30, यू मे हैव 230. ओके, तो ये जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू, इट इज नॉर्मली डिनोटेड बाय E0, positive peak, and negative peak is minus E0. तो बेसिकली E0, दिस इज एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड अल्टरनेटिंग सप्लाई का. तो इक्वेशन ऑफ alternating EMF is given by E0 sin of omega t. अब बोलोगे कहां से आया? मैंने इसलिए पहले ही बता दिया था, इक्वेशन ऑफ अ वेव. कब? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. उसमें हमने इन डिटेल देखा था हाउ डज अ वेव इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली. तो अगर याद होगा, y इक्वल टू a sin ओमेगा t. y की जगह पे हमने प्लॉट किया e. a मतलब एम्पलीट्यूड विच इज E0 है क्या? E इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, राइट. तो अगर आपको AC जनरेटर ये टॉपिक होता तो फिर आप देखते कि इक्वेशन कैसे आता है. बट एनीवेज, you just need to know that the signal generated by AC source is E0 sin omega t. अब also करंट, अगर सप्लाई AC है, मतलब वोल्टेज AC है, तो करंट भी क्या होगा? AC होगा. बट देयर इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो, वो हम बाद में देखेंगे. इन सम सर्किट्स there is no lead no lag. what do I mean by no lead no lag? जैसे ही आपने सोर्स ऑफ EMF कनेक्ट किया, इमीडिएटली वहां पे करंट है, तो इसको आप बोलते हो there is no lead no lag, मतलब करंट एंड EMF आर इन फेज, है ना, हम साथ साथ है टाइप्स. बैटरी कनेक्ट किया, यू हैव करंट. इन सम केसेस यू कनेक्ट अ बैटरी बट यू गेट करंट विद अ डिले, उसमें आप बोलते हो EMF इज लीडिंग एंड करंट इज लैगिंग. मतलब करंट में और EMF में फेज डिफरेंस है, फेज का डिफरेंस, बिकॉज यू डू नॉट हैव करंट राइट एट द सेम टाइम व्हेन यू कनेक्ट अ बैटरी सोर्स. तो अब प्रॉब्लम ये है कि चाहे वहां पे फेज डिफरेंस हो या नहीं हो, करंट अगर सोर्स अगर ऑल्टरनेटिंग है, मतलब सप्लाई अगर ऑल्टरनेटिंग है, तो करंट भी क्या होगा? ऑल्टरनेटिंग. मतलब करंट विल लुक समथिंग लाइक दिस. या तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखना मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट मैचिंग, ट्रफ ट्रफ मैचिंग, मतलब नो फेज डिफरेंस. या फिर वो ऐसा दिखेगा, मे बी इट कैन लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा भी दिख सकता है कोसाइन वेव. बट द पॉइंट हियर इज इट इज आल्सो AC. तो what you know is the signal generated by AC source is given by E equal to E0 sin omega t, where E0 is peak value of EMF. What is omega? Angular frequency. राइट. अब करंट कब मिलेगा? जब आप AC सोर्स को किसी सर्किट में कनेक्ट करोगे. कनेक्ट ही नहीं किया तो करंट कहां से मिलेगा? मेरे पास सेल है, मैंने कहीं कनेक्ट नहीं किया, करंट मिलेगा क्या? नहीं. तो व्हेन यू कनेक्ट दिस सोर्स इनटू अ सर्किट यू गेट करंट, बट सर्किट हैज इट्स रेजिस्टेंस, राइट. तो if this source of EMF is connected in a circuit whose resistance is R, is connected in a circuit, and of course you should know किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस होगा, whose resistance is R, then current in the circuit is given by, the circuit is given by, और आपको तो पता ही है E equal to IR, तो I equal to E by R, तो current is I equal to E by R. but E क्या था?
E0 sin omega t. So it is E0 sin of omega t plus phi by r. Plus phi क्यों लिखा है? As I told you, there may be lead or lag, right? अगर there is no lead, no lag, तो phi की value is 0, right? और ये जो E0 by R है, इसको हम बोलते हैं I0, where I0 is peak value of current, जैसे E0 is peak value of EMF, right? तो ये आप लिख सकते हो. And well, by the way, you should know, peak value of current will always be less than peak value of EMF. क्यों ऐसा? What is peak value of EMF? E0. उसको आपने किसी नंबर से डिवाइड किया, तो dividing by number will do what? Will reduce the value of the number. तो I0 is always less than E0. तो जब मैं आगे ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, तो मैं बाय डिफॉल्ट मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं. समझ जाना, जो ऊपर का है वो है EMF का सिग्नल, मतलब वोल्टेज, और जो नीचे का है वो है करंट. तो याद रखना, पीक वैल्यू ऑफ करंट इज नॉर्मली लेस देन पीक वैल्यू ऑफ EMF. गुड. Where I0, which is E0 by R, represents peak value of current. और R तो रेजिस्टेंस है ही, and alpha is phase difference. Phase difference किसका? Phase difference between current and EMF. Very good. Phase difference between current and EMF. This is what you have. Clear यहाँ तक? तो what I am expecting is, up to this point you should know two types of supply, AC and DC. DC में you have unidirectional current, voltage remains fixed, current remains more or less fixed. AC में you have alternating supply, मतलब प्लेट्स का जो पोलैरिटी है वो चेंज हो रहा है, तो करंट बिकम्स बाइडायरेक्शनल. AC सोर्स सप्लाई मतलब वोल्टेज, AC voltage is denoted by E0 sin omega t, where E0 is the peak value, and because it is changing as sign, so that is why sin omega t. cos भी हो सकता है, अगर cos हो तब तो cos लिखते, वो हम बाद में देखेंगे. गुड. Then current in the circuit whose resistance is R is given by E0 by R sin of omega t plus alpha, where R is resistance in the circuit, alpha is phase difference between current and EMF, and E0 by R is I0, which is peak value of current. Clear यहाँ तक? अब you may have two different signals. हो सकता है, अब होता ही है, अभी दो अलग अलग बैटरी ले ली, दोनों के वोल्टेज सेम होगा क्या? नहीं होगा. अगर आप डीसी के भी कंपेयर कर रहे हो, तो इफ यू नो, nowadays you have AA, AAA type of cells. I am not sure if they have same voltage, but you can check it out. है ना? अभी जो छोटे साइज का सेल आता है उसको क्या बोलते हो? AAA, राइट? द थिन वन. वही सेल क्या आप आपके रिस्ट वॉच में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते. दैट रिस्ट वॉच सेल इज वेरी स्मॉल. मटेरियल तो अलग होगा ही, दैट इज फाइन, बट ऑल्सो इट गिव्स यू डिफरेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई. वोल्टेज का वैल्यू भी उसका अलग होता है. तो जैसे डीसी सोर्स में यू कैन हैव सेल ऑफ 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, वैसे एसी में यू कैन हैव सोर्स विथ डिफरेंट पीक वैल्यूज, राइट? एसी तो एसी होगा ना. At the most what can happen is, आपके पास एक सेल है जिसका पीक वैल्यू है 5 वोल्ट, दूसरा सेल है जिसका पीक वैल्यू है 10 वोल्ट, है तो वो भी एसी, राइट? तो यू वांट टू कंपेयर टू डिफरेंट सिग्नल्स. तो जब सिग्नल्स को कंपेयर करना होता है तो वी यूज सम पैरामीटर्स विच आर कॉल्ड एज एवरेज वैल्यूज एंड आरएमएस वैल्यूज. तो ये एवरेज और आरएमएस वैल्यू क्या है पहले वो देख लेते हैं. सो एवरेज, इसको मीन भी बोलते हैं बाय द वे. एवरेज एंड आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज.
तो एज आई टोल्ड यू, हमको ये क्यों यूज करना है? बिकॉज यू want to compare what? Two different voltages or currents. कौन से? Alternating. So to define or to compare two different alternating voltage signals or current signals, we define two different parameters called as average या फिर mean and RMS. So alternating voltages or currents from two different sources, from two different supply भी बोल सकते हो, source भी बोल सकते हो, from two different source can be compared by average और RMS values. तो हम बेसिकली डिफाइन ही इसके लिए करते हैं, ऐसा भी बोल सकते थे आप, to compare alternating voltages or currents from two different sources, we define average value and RMS value. अब एक एक करके, तो सबसे पहले देखते हैं what is average value. What is average, by the way? Average is average. Yes, right है, average is average, है ना? So what do you see? What do you notice? Look at this graph and what do you see? What do you understand? क्या हो रहा है? In supply, in alternating supply, the value of EMF EMF changes its value from 0 to maximum. So EMF has all the values between 0 and maximum. So in one cycle, if you see one cycle, एक पूरा साइकिल मतलब यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक. So in one complete cycle, you have positive half cycle and you have negative half cycle. It is just like average of +2 and -2. What is the average of +2 and -2? 0. Very good. तो हम तो एवरेज डिफाइन नहीं कर पाएंगे फिर. What is to be done? कैसे कंपेयर करोगे? ऐसे तो कितने भी सिग्नल ले लो आप, हाँ एक और सिग्नल ले लो, ले लेते हैं और एक सिग्नल. What is average? 0. और एक सिग्नल ले लो. What is average? 0. तो क्या कंपेयर करोगे फिर? You cannot compare because as you can see from the figure, the average over one complete cycle is 0. So that is why averages are always defined over half cycles. तो आप कंप्लीट साइकिल पे एवरेज डिफाइन ही नहीं करते हो. यू ऑलवेज डिफाइन एवरेज ओनली फॉर हाफ साइकिल. इतनी साइकिल में ही आप डिफाइन करोगे. तो आपको पता होना चाहिए साइन वेव का पीरियड कितना? 2 पाई. ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 π/2 होता है और ये होता है 2 पाई. करेक्ट. तो आप एवरेज डिफाइन करोगे ओनली ओवर हाफ साइकिल, मतलब 0 से लेके तो पाई तक, या फिर पाई से लेके 2 पाई, या फिर 2 पाई से लेके 3 पाई, या फिर 3 पाई से 4 पाई. तो नंबर 1 यू शुड नो दिस. सो while defining averages, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूं because we are going to need this diagram anyways, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे. So let us just copy this and put it over here. Okay. So first thing is you have to always explain what you have understood. What is average or mean value? This is average of all the values of EMF over half cycle. So by definition, this is the average of all the values of EMF over half cycle. Half cycle क्यों? अब एक्सप्लेन करो. As seen from figure, the average
of all the values over a full cycle is 0. Hence, averages are always defined over half cycle. Hence, average is always defined over half cycle. Now, clear? This is going to play a very important role. तो हमने फुल साइकिल पे एवरेज क्यों नहीं डिफाइन किया? क्योंकि एवरेज 0, आधा साइकिल पॉजिटिव है, आधा नेगेटिव है, तो एवरेज इज 0 गया. तो दैट इज व्हाई यू टेक ओनली हाफ साइकिल. अब ये तो थ्योरेटिकल हो गया, बट वी वांट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एवरेज. तो याद रखना, एवरेजेस के लिए अलग अलग नोटेशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कभी कभी इसको you can sometimes write it down e suffix m. It means mean value, मतलब average value. Sometimes e bar, right? लेकिन when you study electronics, average values are always denoted by e inside less than and greater than bracket. तो ये जो notation है, this notation is for average values. तो ये याद रखना. So the average value of EMF is given by. तो E को लिख दिया आपने inside greater than, less than and greater than bracket. But what was E? What was E? E0 sine omega t. E0 sine omega t. Right? But do you see E0 तो constant है. क्यों constant है? क्योंकि क्या है, ये peak value है. Peak value मतलब maximum value, और maximum value क्या होती है? Constant होती है. It is amplitude. Right? So therefore you have, what you have is this. Average EMF is constants का काम averages के बाहर. क्यों? क्योंकि averages are normally obtained by integration. तो याद है कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन के बाहर रखते हो, तो वैसे ही कांस्टेंट्स को एवरेज के भी बाहर, क्योंकि कांस्टेंट का क्या एवरेज आएगा? व्हाट इज एवरेज ऑफ 2? कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसका क्या एवरेज लोगे? व्हाट इज एवरेज ऑफ पाई? पाई. तो कांस्टेंट का एवरेज क्या आएगा? कांस्टेंट. बाहर निकालो उसको. दिस इज आउटसाइड द एवरेज वैल्यू. अब यू शुड नो, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. How do you find out average? If I tell you, if I ask you, what is the average of 1, 2, and 3? 1 plus 2 plus 3 divided by 3. Very good. This is something you need to know. So normally average करते वक्त what you do is you add all the numbers and then divide by total number of readings that you have. लेकिन ये जो सिग्नल है ना, ये कंटिन्यूअस सिग्नल है ना. कैसा था? यहाँ पे वैल्यू थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, एंड फाइनली यहाँ. ऐसा है क्या? नहीं. इट इज अ कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल. तो पहले तो समझ लो आप. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. So while taking average, if you have countable number of readings, so what you do is 1 plus 2 plus 3 by 3. ये countable है, finite number. If you have a large number of readings but still you can count, you denote it by summation. And if you have very large number but also continuous, integration. तो ये यहाँ पे होगा integration. किसका एवरेज था? साइन का. साइन ओमेगा टी. लेकिन साइन इज वेरिंग विथ टाइम, तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल कौन सा हो गया? dt. करेक्ट? राइट. और कहां से कहां तक? 0 से पाई तक. यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, क्योंकि आप इंटीग्रेशन का वेरिएबल ले रहे हो टाइम और लिमिट ले रहे हो एंगल. दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट. ऐसा नहीं चलता है. तो आपको पता होगा, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th. वो 12th भी नहीं, 11th.
Do you remember how do you define omega? Theta by t. So what is theta? Omega t. हाँ तो इसको लिखो ना omega t. So you can write it as omega t as theta. तो variable of integration will be theta. क्यों? क्योंकि हाफ साइकिल का हमको क्या पता है? एंगल. व्हाट इज एंगल ऑफ हाफ साइकिल? 0 to पाई, राइट? और जैसे आपने किया 3 नंबर्स का रीडिंग लिया 1 + 2 + 3/3, राइट? न्यूमरेटर में क्या था? एडिशन. यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है? इंटीग्रेशन. डिनोमिनेटर में क्या था? टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स, करेक्ट? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स मतलब टोटल एंगल. व्हाट इज द एंगल? इंटीग्रेशन डी थीटा. कहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया? पाई तक. तो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. ऊपर न्यूमरेटर में होता है, न्यूमरेटर में यू ऑलवेज हैव फिजिकल क्वांटिटी दैट इज वेरिंग. है क्या? E0 मतलब EMF अपॉन द टोटल इंटीग्रेशन ओवर द एंगल फॉर विच इट इज वेरिंग. तो E0 अंदर था, हमने बाहर निकाला उसको. तो E0 मल्टीप्लाइड बाय साइन तो नंबर ही है ना. हाँ, तो E0 मल्टीप्लाइड बाय नंबर इज E0. व्हाट इज E0 का यूनिट्स? वोल्ट. तो फिजिक्स में एवरेज निकालते वक्त याद रखना, हमेशा याद रखना, न्यूमरेटर विल ऑलवेज हैव एवरेज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. देखो आप न्यूमरेटर में क्या आएगा? एवरेज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. करंट का लोगे तो करंट, ईएमएफ का लोगे तो ईएमएफ, राइट? डिवाइडेड बाय द एंगल फॉर विच यू आर इंटीग्रेटिंग. तो एंगल, कितने एंगल पे इंटीग्रेट किया हमने? 0 से पाई. अगर 2 पाई लिखा तो फिर 2 पाई. और अब इनफैक्ट यू कैन शो, जैसे आप 2 पाई लिखोगे, इसका एडिशन करोगे तो 0 आता है. इट विल टर्न आउट टू बी 0. तो ये याद रखना. दिस इज समथिंग वेरी बेसिक. देन you should remember what is integration of sin theta? Minus cos ki plus cos? Very good. Derivative of cos is minus sin, so integration of sin is minus cos. So minus cos theta 0 to pi. What is integration of d theta? Only theta. कहां से कहां तक? 0 से pi तक. Now if you remember change of limits, नेगेटिव साइन अगर हटाना है तो लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा. जहां पे लोअर था वहां पे अपर आएगा, जहां था अपर वहां से आएगा लोअर. फिर इसके बाद क्या करते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस पाई. और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा व्हाट यू विल हैव इन द डिनोमिनेटर इज पाई माइनस थीटा. पाई माइनस 0 है ना. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. व्हाट इज कॉस 0? 1. व्हाट इज कॉस पाई? माइनस 1 अपॉन पाई. तो 1 + 1 इज 2. 2/पाई E0. ये हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ ओवर हाफ साइकिल. 2/पाई करोगे तो इट टर्न्स आउट टू बी 0.67 समथिंग. एग्जैक्ट वैल्यू इज 0.637. So this is the average value of EMF over half cycle. मतलब 63% of peak value. मतलब it lies somewhere over here. 63% ना, तो it is somewhere over here. किसका 63%? पीक वैल्यू का. ये पीक वैल्यू है, इसका 50% मतलब यहाँ पे आएगा. तो 63% मतलब somewhere over here. This is the average value of EMF over half cycle. Similarly, you can show that average value of current is 0.637 times of I0. अब सिग्नल कंपेयर करने में कहाँ काम में आएगा? मैंने आपको बताया, 2 सिग्नल अलग अलग है तो दोनों का पीक वैल्यू सेम नहीं होगा. होगा क्या सेम? नहीं. एग्जाम्पल, एक सिग्नल ऐसा है क्या दोनों का पीक वैल्यू सेम? नहीं. तो एक के पीक वैल्यू में E0 का जो भी वैल्यू होगा वो डालोगे. फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट, राइट? तो व्हाट इज 0.67 into 10? 6.37. तो एवरेज वैल्यू 6.37. दूसरा सिग्नल है जिसका है 100 वोल्ट, 63. तो कैन यू नाउ कंपेयर? यू कैन से एक सिग्नल इज 10 times हायर द
अनदर सिग्नल। तो ये एवरेज वैल्यूज क्यों लेते हैं हम लोग? टू कंपेयर टू सिग्नल, चाहे वो आप ईएमएफ की बात कर रहे हो या फिर करंट की। गुड। तो ये आरएमएस क्या होता है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन।